तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। लगभग एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होकर के 604 क्वेश्चन टोटल इस पीडीएफ के अंतर्गत है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपकी कौन कौन सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी से बता देता हूँ। देखो, स्टेट एग्जाम में जनरल साइंस हो चाहे एसएससी की जनरल साइंस हो, ठीक है, इससे लेकर के आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट की जिसके अंतर्गत अपने साइंस आती है उसमें जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आती है, क्योंकि जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आती है, तो ये क्लास उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट आने वाली। कुल मिलाकर के अपनी साइंस जितनी भी एग्जाम के अंतर्गत आती है उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास एकदम रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि पूरी की पूरी साइंस के अंतर्गत जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे के सारे इस वीडियो के अंतर्गत मैं कराने वाला हूं। टोटल 604 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रसायन विज्ञान का एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लो, अगर आप स्किप करके चले जाओगे तो आपको फिर फिजिक्स और बायो के जो मैं मैराथन लगाने वाला हूं, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो इसी चैनल पर कराने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बिना किसी देरी के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है देखते जाओ। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो ध्यान रख लेना, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। अगर आपको सिंपल सा पूछे कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी तो मेंडलीफ बताना, और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी तो मोजले ने की थी। किसने की थी? हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। और एग्जाम में यह भी पूछा हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब की गई थी तो 1913 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व है? तो बताओ भाई, पांचवें आवर्त में कितने तत्व है? तो 18 तत्व आ जाएंगे, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना कितने आवर्त अपने 7 आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है, ठीक है। इसमें 2 तत्व है, इसमें 8 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है, फिर इसके बाद में 32 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके जो पांचवा आवर्त है, पांचवा और छठा आवर्त है, उसमें 18 तत्व है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन की खोज किसने की थी? देखो यहाँ पर कुछ तत्वों की खोज के बारे में बता रखा है, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो क्लोरीन की खोज किसने की थी? विलियम सीले ने की थी। कैल्शियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने की थी। और मैग्नीशियम की खोज भी किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने की थी। इसके बाद में आर्गन की खोज किसने की थी? रेगजे और रेले ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। आर्गन की खोज किसने की थी? रेगजे और रेले ने की थी, ठीक है। इसके बाद में अगला है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने कौन से तत्व की खोज की थी? नाइट्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले और सीले ने, ठीक है। ऑक्सीजन अपनी जो प्राणवायु है, प्रिस्टले और सीले ने इसकी खोज की थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 से इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है नींबू किस कारण खट्टा होता है? कुल मिलाकर के पूछना चाहता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र होता है C6H8O7, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में आ गया तो आधी से ज्यादा जनता तो यहीं पर बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो सिट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C6H8O7, ठीक है, सिट्रिक अम्ल। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए का उपयोग किया जाता है, यानी कि जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? धावन सोडा या वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह Na2CO3.10H2O होता है। कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O कितना होता है? किसका? धावन सोडे का या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफी में। ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है C2H2O4। कौन सा है? C2H2O4 किसका सूत्र है? ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2, 8, 8, 18, 18 और फिर 32। ठीक है, 6 आवर्त तक लिखा हुआ होता है। इसके बाद में 7वां अपूर्ण होता है, उसमें कितने भी हो सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो अब तक अपन ने कितने पढ़ लिए। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र था C2H2O4। इससे पहले अपन ने सिट्रिक अम्ल का पढ़ा था C6H8O7। ठीक है, लेकिन टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C4H6O6। कितना हो जाएगा? C4H6O6। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है? 466 से याद रख लेना किसका? टार्ट्रिक अम्ल का। 466 से टार्ट्रिक अम्ल याद रख लेना, और 224 के रूप में किसको याद रख लेना? ऑक्जेलिक एसिड को याद रख लेना। किसको याद रख लेना? ऑक्जेलिक एसिड को याद रख लेना। और 6, 8, 7 के रूप में आपको सिट्रिक अम्ल को याद रख लेना। सिट्रिक का 6 से, यानी 6 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्जेलिक का 224 और टार्ट्रिक अम्ल का हो जाएगा 466। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। टार्ट्रिक किसका समस्थानिक होता है? बताओ। टार्ट्रिक ने ट्राइटियम आपको पता होगा 1H1, 1H2 और 1H3 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ट्राइटियम किसका समस्थानिक होता है? हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो कौन सी गैस है जो कि जल में घुलकर के अम्लीय विलयन बनाती है? एकमात्र गैस है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर के अम्लीय विलयन बना लेती है, यानी एसिड बना लेती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग है? देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तीनों नाम अलग अलग है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और आपको पता होगा कि प्रोटियम एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो ध्यान रखना, पोलोनियम तत्व जो होता है इसकी जितने समस्थानिक कितने? 33 समस्थानिक। हाईएस्ट समस्थानिक किसके हैं? पोलोनियम के। ठीक है, पोलोनियम के कितने समस्थानिक है? 33 समस्थानिक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है अणु। ध्यान रख लेना, यौगिक की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है तो कौन सी हो जाएगी? अणु हो जाएगी। जैसे कि H2 अणु हो गया, N2 अणु हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलकर के NH3 अमोनिया बना लेते हैं, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? अणु हो जाएगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। आप सबको पता होगा कि 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। देखो 2 शुद्ध पदार्थ लेंगे अपन और इन दोनों को किसी भी मात्रा में मिला देंगे तो इससे मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 करने से पहले आपको बता देता हूँ, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल पर आपको फिजिक्स बायो के सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, जितने भी सभी एग्जाम के लिए साइंस आती है, चाहे वो टीचर के एग्जाम हो चाहे नॉर्मल जनरल साइंस आने वाली हो, सारे के सारे इस वीडियो से अपने चैनल से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कौन सा तत्व धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? बताओ भाई, कौन सा ऐसा तत्व जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो सीसा होता है। ध्यान रख लेना, सीसा धातु है। सीसा यानी लेड क्या होती है? एक धातु होती है, लेकिन फिर भी ये विद्युत का कुचालक होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किन अधातुओं में धातुई चमक पाई जाती है? यानी कि हम जानते हैं कि धातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन में क्या हो जाती है? चमक पाई जाती है। देखो स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछा था भी जस्ट भाई, कौन सी ऐसी धातु है जिसमें चमक पाई जाती है? तो आयोडीन, उसमें एग्जाम में पूछा हुआ था। और ग्रेफाइट कौन सी हो जाएगी? ग्रेफाइट और आयोडीन कौन सी हो जाएगी? चमक वाली धातु हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है, जर्मेनियम और सिलिकॉन को किसके उदाहरण माना जाता है? उपधातु के उदाहरण माना जाता है। कौन? जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये क्या है? उपधातु है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जल एक यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 अलग अलग तत्व होते हैं। देखो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण से एक यौगिक अपने को सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? पृथ्वी के वायुमंडल में
प्रचुरता के संबंध में कौन सी गैस दूसरे स्थान पर पाई जाती है? आप सबको पता होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78% पर कौन? नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन दूसरे नंबर पर पाई जाती है अपनी ऑक्सीजन। कितने परसेंट? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में देख लो, इसने घुमाकर पूछा है कि दूसरे नंबर पर कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि 21% होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वायु क्या है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है, हाइड्रोजन गैस भी होती है, O2 गैस भी होती है, CO2 गैस भी होती है, सारी होती है, तो कुल मिलाकर के एक मिश्रण होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो ध्यान रख लेना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो होती है ठोस यानी कि सॉलिड, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, 3 अवस्थाएं तो ये होती है, और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, 5 अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है, विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक होता है जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, इसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। इसके बाद में कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है। कोयला क्या है? तत्व है। इसके बाद में हीरा क्या है? कोयला को वैसे तत्व या मिश्रण भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना, मिश्रण भी है। कोयला क्या है? मिश्रण भी है। ठीक है, ये किस में आया था? अपने स्टेनोग्राफर पेपर में आया था। हीरा क्या है? तो हीरा भी एक तत्व अपन जानते हैं, हीरा भी एक तत्व होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ध्यान रख लेना, विश्व का प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, सर्वप्रथम कणाद ने कहा था। किसने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था भाई, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु अभाज्य है, ये सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। देखो, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, सर्वप्रथम किसने कहा था कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है? वो तो कणाद ने कहा था। और परमाणु को अविभाज्य कण किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ध्यान रखना, परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के दिए थे। ठीक है, परमाणु मॉडल 2 जनों ने दिया था, एक तो बोहर का मॉडल था और एक रदरफोर्ड का मॉडल था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? ध्यान रखना, सोने की पतली पन्नी से उस पर किसकी बौछार करवाई थी? एल्फा कणों की बौछार करवाई थी। किसकी बौछार करवाई थी? एल्फा कणों की बौछार करवाई थी सोने की पतली पन्नी पर, और उसका प्रकीर्णन करके किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसके प्रकीर्णन से नाभिक का आकार का आकलन किया जा सकता है? तो एल्फा कण के प्रकीर्णन से अपन नाभिक का आकार का आकलन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से कौन सा एक अस्थायी कण होता है? तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है तीनों में से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके किसकी खोज की थी? तो ध्यान रखना, परमाणु के नाभिक की खोज की थी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो उदासीन परमाणु होता है ना कोई सा भी, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो ध्यान रखना, आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन, और इसी कारण से इसको अस्थायी कण भी कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने किया था। ये एग्जाम में पूछ सकता है, पहले पूछा हुआ है एसएससी में। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है माइनस में, तो ये किसने निर्धारण किया था? मिलिकन ने किया था। ठीक है, मिलिकन ने किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा कण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, इसका होता है -e, और प्रोटॉन का होता है +e, और न्यूट्रॉन का होता है 0। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने की थी। किसने की थी? डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। देखो, अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कण तो होता है, अपन जानते हैं ये, लेकिन इसको तरंग भी होता है, इलेक्ट्रॉन एक तरंग के रूप में भी होता है। इसकी खोज किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। तो इस वीडियो के अंतर्गत अब तक अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन में जस्ट इसके
अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप करके चले जाते हैं, फिर पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नहीं मिला या गलत हो गया। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा देना। ठीक है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने चैनल पर जाओ, उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें इससे अगला वीडियो हो जाए ना, उसमें 51वें क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 51वें क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा इसके जस्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। ठीक है, तो 1 से 50 क्वेश्चन तो इसमें कर लिया, अब 51 से आगे 100 तक मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। ऐसे कुल मिलाकर के 604 क्वेश्चन अपन केमिस्ट्री के करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।